हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पायरेंट। आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू सीरीज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री काफी वेटेज रखता है सिविल सर्विस के एग्जाम्स में और काफी इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कवर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को एनालाइज करेंगे, सिलेबस को अच्छे से डिकोड करेंगे कि किस पोर्शन में किधर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उनको क्वेश्चन को डील करने के लिए सिलेबस को डिकोड करेंगे, सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से पता करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कोई सजेशन हो, कुछ भी बात हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यूपीएससी सीएसआई, ठीक है ना, सीएससी प्रीलिम्स, ठीक है ना, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। पेपर वन के नाम से भी इसको बोलते हैं, जीएस पेपर वन। जीएस पेपर टू सीसेट होता है। ओके, तो इसमें देखो ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कवर करोगे तो ये एक क्या लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब कि आपको मिडिएवल और एंशियंट हिस्ट्री का कहीं मेंशन नहीं किया है, बट आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट को मेंशन किया है, NINM। इसका मतलब कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में मेंशन किया है, क्योंकि ये ज्यादा वेटेज रखेगा, क्योंकि ज्यादा वेटेज है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये हमारा इस लेक्चर सीरीज में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में सारे सिलेबस कवर करेंगे। ओके, तो इंडियन हिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में कवर करेंगे। और पेपर टू मेंस में क्या होगा, यू पेपर टू मतलब प्रीलिम्स का पेपर टू नहीं, ये है मेंस का। मेंस का पेपर टू में कवर आता है, ठीक है ना, जनरल। तो ये क्या होगा, मेंस में हम लोग क्या देखेंगे, जीएस वन में जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है, 2.5 मार्क्स का होता है। ओके, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी और द वर्ल्ड, ये पूरा जीएस वन का पोर्शन है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? ओके, बढ़िया है। तो देखो, अब तुम कहोगे कि सर जीएस वन में यह आता है, जीएस टू में क्या आता है। तो देखो, होता क्या है ना कि एक बार सिलेबस को 2026 वालों के लिए तो अच्छे स्ट्रेटेजी सिलेबस सब चीज कवर करेंगे। देखो जिस तरह से, देखो इसमें क्या हो गया ना, जीएस वन में तुम्हारे पास क्या क्या हो गया, जल्दी से बोलो। हिस्ट्री आ गया, तीनों हिस्ट्री आ जाएगा, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न। उसके बाद हो जाता है सोसाइटी, सोशल इशू, सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है ना, ये है इतना पोर्शन। अब ज्योग्राफी में पूरे आ जाएगा ना, ठीक है ना, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद कहोगे कि जीएस पेपर टू में क्या है, तो जीएस पेपर टू में हो जाएगा तुम्हारे पास पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बता रहे हैं तो बता देते हैं, गवर्नेंस हो जाएगा, तुमको बता देते हैं, सोशल जस्टिस हो जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएगा 4 नंबर में। अच्छा, जीएस थ्री में तुम्हारा आता है, ये सब याद रखना होगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट होगा और इन्वायरमेंट आता है, ठीक है, क्लियर है। इंटरनल सिक्योरिटी आता है। तो जीएस पेपर फोर तक होता है, सब 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। इथिक्स आ जाएगा, इंटीग्रिटी आ जाएगा, एप्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इथिक्स वाला पोर्शन, जीएस फोर। तो सारे कवर कर लिए। तो चलो, ये सब 250 मार्क्स का होता है। ओके, तो इसमें एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें सब आ जाएगा मेंस में, ठीक है। अब देखो, ये हमारे क्या है ना, देखो 6th क्लास का एनसीईआरटी है, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री कवर है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये क्या होगा, मिडिएवल हमारा आवर पास टू है, ये पास टू वन है, 6th क्लास का एनसीईआरटी है। ये हमारा 7th क्लास का एनसीईआरटी है, ये हमारा मिडिएवल पार्ट कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लास 8 का देखोगे, आवर पास्ट थर्ड, तो ये क्लास 8 का एनसीईआरटी है, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया हुआ है, ठीक है, इसमें अच्छे से। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9th क्लास के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आ जाएगा, ठीक है, पढ़े भी हो गया अब तक। फिर मॉडर्न हिस्ट्री इसमें आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, ठीक है ना।
नेशनल मूवमेंट आ जाता है, गांधी जी का एरा भी आ जाता है इसमें, गांधी जी का सत्याग्रह सब आ जाता है। अच्छा, अब क्लास 11th का वर्ल्ड एंड एंशियंट, ठीक है ना, वर्ल्ड का भी आ जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री भी आ जाएगा। अब क्लास 12th जो है 3 पार्ट में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एंशियंट हो जाएगा, मिडिएवल हो जाएगा और मॉडर्न हो जाएगा, ये 3, ठीक है ना। थीम 1, थीम 2, थीम 3, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना। ओके, 11th का समझ लिए। थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा। ये हमारा इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री हो जाएगा। तो ये 12th का पूरा इंडिया के बारे में, ये तुम्हारा वर्ल्ड के बारे में है। ये तुम्हारा ये तुम्हारा वर्ल्ड के बारे में है, ये तुम्हारा इंडियन के बारे में है। ये तुम्हारा इंडियन हिस्ट्री के मतलब एंशियंट के बारे में हो जाएगा, ये मिडिएवल हो जाएगा, ये तुम्हारा मॉडर्न हो जाएगा। आइडिया लगा, तो ये हो गया एंशियंट, मिडिएवल, ये हो जाएगा मॉडर्न। फिर आ जाएगा वर्ल्ड, फिर आ जाएगा मॉडर्न, थोड़ा सा मिक्सिंग रहेगा। फिर आ जाएगा वर्ल्ड प्लस एंशियंट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न, ठीक है। ये आइडिया एक लग गया ओवरव्यू। और इसको डिकोड करने जाएंगे तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इंडियन ऑन द एव ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट मिडिल सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिक्लाइन डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल, यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल के बारे में कवर करेंगे। सो इन्वेजन ऑफ द नादिर शाह एंड अहमद शाह, ठीक है ना। नादिर शाह हमारा पर्शियन के था, ये अहमद शाह दिल्ली में उस समय रूल कर रहा था। तो एक तरफ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दिल्ली में रूल कर रहा था अहमद शाह, तो नादिर शाह यहाँ से पर्शियन से अटैक करता है, आता है, कुछ दिन रहता है, रूल भी करता है, फिर ये चला जाता है। ओके। ओके, अब बताते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में कवर करेंगे। बहादुर शाह फर्स्ट 65 ईयर्स के एज में, ठीक है ना। जहांगीर का सबसे बड़े बेटे रहते हैं, ये होते हैं, तो इनके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है ना। ये भी बहुत कोशिश करते हैं कि मुगल का डिक्लाइनेशन जो चल रहा है उसको कंट्रोल करना, और मुगल की स्थिति को बेहतर करना, कंडीशन को बहुत एफर्ट लगाते हैं। 5 साल तक रहते हैं और लगभग 13 करोड़ रुपया ये क्या करते हैं, 5 साल में 13 करोड़ रुपया इस इस इसमें खर्च कर देते हैं कि मुगल का जो लीगेसी है वो बरकरार रहे, ठीक है ना। तो इनको साहे बेखबर भी बोला जाता है, ठीक है ना, बेखबर। तो अब ये उसके बाद फारूक सियार है, ठीक है ना, इनके बारे में जिक्र करेंगे, फारूक सियार। अभी थोड़ा सा ये क्या है ना, सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा अब जब आपको सब पढ़ाएंगे ना कुछ तो सब क्लियर हो जाएगा। फारूक सियार है, तो फारूक सियार भी क्या रहते हैं कि फारूक सियार भी उतना, इसके बाद ये सब लेटर मुगल है, ठीक है ना, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं रूल करने में, ठीक है। ये सब पॉपेट रूलर की तरह काम करते हैं। ओके, मतलब इन कोई ना कोई होता है जो किंग मेकर होता है, ये अकेले किंग नहीं बनते हैं। अच्छा, किंग मेकर कौन बनाएगा, तो देखो होता क्या था कि मुगल के अलावा, मुगल की फैमिली के अलावा कोई भी किंग नहीं बन सकता, लेकिन रूल उसी को करता है, मिनिस्टर ऐसे होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर होते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या हो गया, मिनिस्टर किंग मेकर होता है, क्योंकि मिनिस्टर तो किंग बन नहीं सकते। तो वो लोग इनडायरेक्टली उसको बना देते थे जो उनकी बातों को सुने समझे, ऐसा राजा बादशाह बना देते थे मुगल इंपायर का, ठीक है। तो होता क्या था कि अब फर्रुखसियार है, ये सब लेटर मुगल है, ये उतने पावरफुल मुगल राजा नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में ब्रीफली करेंगे, उसके बाद डिटेलिंग भी करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। रीजनल किंगडम में आ जाएगा तो हमारा हैदराबाद के बारे में कवर करेंगे। अब ये 3 तरह के रीजनल होंगे, ठीक है ना, कोई मुगल के अंडर होंगे, कोई मुगल से रिबेलियन स्टेट होंगे, ठीक है ना, कोई मुगल के सबऑर्डिनेट होंगे। तो ये सब हम लोग कवर करेंगे। कर्नेटिक वार भी पढ़ेंगे, बंगाल, अवध, ये सब राजपूत, मैसूर, केरला, जाट, सिख्स, मराठा, इस समय था जब ये मुगल का रूल करते ना, तो ये सब इसमें 3 तरह के हम लोग को डिवाइड किए हुए थे, ठीक है ना। तो इधर में भी इधर, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग कवर करेंगे कि कैसे कैसे लोग मुगल से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, मुगल के डिक्लाइन का फायदा उठा रहे हैं, कौन सा स्टेट कैसे कैसे मुगल से क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे,
ग्राउंड लेवल पे खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया है बट सबऑर्डिनेट में है, ये सब कवर करेंगे। बंगाल जो कर्नाटिक वार, हैदराबाद का मुगल से कैसे रिलेशन है, बंगाल और मुगल का क्या, नवाब के बीच का क्या रिलेशन रहता है, गवर्नर, ये सब अवध में क्या होगा, राजपूतों के साथ मुगल का क्या होगा, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर सॉरी। ओके। ठीक है। सॉरी, काफी डिस्टरबेंस हो गई। अब चलो, उसके बाद ये कवर करेंगे, ठीक है ना, ये हमारा लगेगा लगभग 1 to 5 लेक्चर कवर करने में। सर इतना लेक्चर देखो डिटेलिंग में कराएंगे, ठीक है ना। तुम 1 2 लेक्चर हमारा कवर करना, तुमको इंटरेस्ट सब कुछ याद क्लास में ना करवा दिए, ठीक से ना करवा दिए तो कहना। तो 1 2 लेक्चर को क्या करना, ट्रस्ट करके करना, ठीक है। खुद तुम अपने दोस्तों में भी शेयर करोगे जब तुमको खुद अच्छा लगेगा तो, ठीक है ना। अब क्या होगा, क्योंकि कंटेंट बेस्ड बनाए हुए हैं तुम्हारे लिए, सबके लिए, ठीक है। तो अब अराइवल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया में पढ़ेंगे, तो ये सब कैसे कैसे स्थिति जब समझ जाएंगे पूरे इंडिया को, ठीक है ना, कि मुगल से यूरोप यूरोपियन जो आ रहे हैं, ठीक है ना, यूरोपियन का हमारा आगमन होगा इंडिया में, ठीक है ना। तो पूरा मुगल कैसे एक इंडिया को यूरोपियन के हवाले, या ऐसे बोलो कि यूरोपियन के समय तक, मतलब यूरोपियन के आने के समय तक इंडिया का कंडीशन कैसा रहता है, ठीक है। ये सब तक अब तक हम लोग कवर कर लिए रहेंगे। जैसे पुर्तगीज आएंगे, फिर अराइवल ऑफ डच पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। अराइवल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया पढ़ेंगे, अराइवल ऑफ डेन्स पढ़ेंगे, अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया पढ़ेंगे, ये सब कवर करेंगे यूरोपियन का। अच्छा, तो तुम साथ साथ ये भी कवर कर सकते हो, स्पेक्ट्रम का बुक कवर कर लोगे साथ साथ, ठीक है ना। जिस दिन हम बताएंगे कि ये पेज पर क्या आना है तो ये पेज पर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन, ठीक है ना, एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब देखो, यूरोपियन पहले आए, किस लिए आए, तो बहुत अपने यहाँ व्यापार करने आए, ट्रेड करने आए। अब वहां ये इनका देखना है, ये कंसोलिडेशन के मतलब होता है यहाँ पे आके जम जाना, अपना रूल एस्टेब्लिश करना। आए थे ट्रेड के लिए, आके इसमें लेजिस्लेटिव में भी आने लगे, एग्जीक्यूटिव में भी होल्ड करने लगे पावर को, मतलब यहाँ पे रूल करने लगे, ठीक है। आए एज ए बिजनेसमैन ट्रेडर्स, यहाँ पे आके आके क्या हो गए, तो यहाँ पे रूल करने लगे, ठीक है। अब ये कैसे, ये इस फेज से इस फेज में कैसे आते हैं, इसको कवर करेंगे। 1498 में आते हैं आपका ना वास्को डिगामा, ठीक है ना। पहला यूरोपियन जो होते हैं वास्को डिगामा आते हैं, ठीक है, यूरोपियन। अपना कहना गलत होगा, वास्को डिगामा सिंपल बताते हैं। वास्को डिगामा 1498 में केप फूड होके होते आते होता है, कहाँ पे आता है, तो केरला के जम्मू पे आता है। उसके बाद हम लोग को कवर करना है बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है। बैटल ऑफ बक्सर करेंगे, कर्नेटिक वार्स पढ़ेंगे, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो नेपाल वार, बर्मा वार, अफगान वार। अब वहां से सब कवर करेंगे, कंक्विसेट ऑफ सिंध, ठीक है ना, कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब, एंग्लो सिख वार, एंग्लो तिब्बतन रिलेशनशिप, पॉलिसी ऑफ रिंग फ्रेंच, ये सब कवर करेंगे। सब्सिडरी अलायंस करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करेंगे, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिव, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ये सब कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इंपेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ निगेटिव भी होगा, ठीक है। 3 स्टेज ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म को कवर करेंगे मैं। उसके बाद क्या कवर करेंगे बेटा, तो हम लोग करेंगे द मर्केंटाइल फेज कवर करेंगे, द इंडस्ट्रियल फेज कवर करेंगे, फाइनेंशियल फेज कवर करेंगे। ये दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें आता है परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट सिस्टम आता है। फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 3 सिस्टम आता है, तुमको बताओ, तो परमानेंट सिस्टम आ जाएगा, मालवारी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने 3 सिस्टम आते हैं लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, उस सबको कवर करेंगे, ठीक है। अगला बताते हैं, पॉपुलर अपराइजिंग बिफोर 1857। तो ये क्या हो जाएगा, सिविल अपराइजिंग हो जाएगा, पीजेंट मूवमेंट हो जाएगा, ट्राइबल रिवोल्ट हो जाएगा, सिपाही इम्यूनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अब
1857 रिवोल्ट के कॉज पढ़ेंगे, बिगनिंग पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रिवोल्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बुक पढ़ेंगे, सेंटर एंड लीडर्स के बारे में कवर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा सोशल, ठीक है ना, रिलीजियस रिफॉर्म। देखो ये एक है, तो हम देखो सीक्वेंस ये रहेगा क्या रहेगा वो मैटर नहीं करता, ये है कि सारे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है ना। मान लो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो है कभी हम मान लो कि लास्ट में पढ़ा दिए, पहले पढ़ा दिए, तो मतलब एक सीक्वेंस जैसे होता है ना कि सीक्वेंस ब्रेक नहीं होगा, मतलब चीजें आपको एक दूसरे से टॉपिक कनेक्ट और समझ में आएगा। आप बोलिएगा कि सर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, मेडिएवल नहीं किए, आप एंशिएंट नहीं किए, क्या ये डायरेक्ट कोर्स समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। क्या सर इससे पहले कुछ पढ़ के आना पड़ेगा? कुछ भी पढ़ के नहीं देखना है लेक्चर, आराम से आओ पढ़ो कवर करो, उसके बाद हम पेज बताएंगे तो जाके पढ़ना, ठीक है ना। पहले आओ चीजों को एनालाइज करो, समझो, उसके बाद स्टार्ट करो, ठीक है। मॉडर्न फेज हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द कांग्रेस आईएनसी हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट होने लगा, इधर से क्वेश्चन भी तुमको इजीली आसानी से टेकअप कर सकते हो, मतलब तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे थोड़ा सा, और इंटरेस्टिंग भी होता है ये सब। एक्सट्रीमिस्ट फेज में आ जाएगा तो 905 से लेकर 1970 तक, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम फेज हो जाएगा। इसमें हम कवर करेंगे राइज ऑफ एक्सट्रीमिनीज, ठीक है ना। तो अब कैसे हमारा एक्सट्रीम फेज कैसा है, तो ये इसमें कैसे राइज हुआ, ठीक है ना। गरम दल का राइज कैसे हुआ, फीचर्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, बंगाल के पार्टीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी पार्टीशन मूवमेंट अंडर मॉडरेट के समय में, स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, ठीक है, ये सब कवर करेंगे। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये सब, और टाइम लाइन भी बनाते चलेंगे, ठीक है ना। टाइम लाइन से आता है कि कौन सा क्रोनोलॉजिक ऑर्डर बताइए, तो सब चीज आपको ना एक आइडिया देते हुए, पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए, और डाउट सेशन रहेगा जिसमें कि हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर चीज रहेगा कोर्स में, ठीक है। अब यहाँ से देखना, नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, 1914 का बात कर रहा है। उससे पहले 1911 में बंगाल पार्टीशन क्या हुआ, भंग हो जाता है, वापस ले लिया जाता है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मोंटेगू स्टेटमेंट 1917 के बारे में कवर करेंगे, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये फेज खत्म होगा जैसे ही, तब तक हम लोग के पास आने का रास्ता खुल जाएगा किसका, इस समय ये आने लगता है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये 1919 में आता है, ठीक है ना, लागू होता है। उसके बाद हम लोग करेंगे इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, इंडिया का, एब्रोड का, अलग अलग लोगों का, ठीक है ना। ओके, अब आ जाएगा गांधी ईरा। तो गांधी ईरा चलेगा पूरा 17 से लेकर 47 तक, इस ये भी इम्पोर्टेंट है। 15 में आते हैं, ठीक है ना। 9 जैन को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, एनआरआई डे भी मनाया जाता है। और ये साउथ अफ्रीका से आते हैं, लगभग कितने साल के बाद आते हैं, तो ये 9 जनवरी को आते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं, बिहार जाते हैं, चंपारण, उसके बाद खेरा जाते हैं, फिर अहमदाबाद, ठीक है ना। पहले अहमदाबाद फिर खेरा जाते हैं, ठीक है। तो 18 में, 17 में वहां जाते हैं, फिर 18 में करते हैं, फिर 19 में रॉलेट एक्ट से रिलेटेड आ जाता है कानून, ठीक है। तो इससे ये इनका एकदम, इनका पॉपुलैरिटी बढ़ते जाता है गांधी जी का, ठीक है। तो ये सब कवर करेंगे, ये सब, ये गांधी जी का इरा काफी इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली करियर ऑफ गांधी जी, गांधी जी का अर्ली करियर ऑफ देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे गांधी एक्टिज्म इन द साउथ अफ्रीका में, थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देखेंगे, साउथ अफ्रीका में इसका कैसा रहता है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद बिल स्ट्राइक आ गया, देखो चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेरा आएगा, फिर तो रौले टक जाएगा, ठीक है। ये 17 में हो जाएगा, ये 18 में हो जाएगा, ये हमारा 18 में हो जाएगा, 19 में आ जाएगा, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल, ठीक है। 13 ही होता है, हाँ 13 अप्रैल होता है, चौरा चौरी हो जाएगा 1922 में, 5 फरवरी के पास, फिर हो जाएगा स्वराज्य। अब ये जेल चले जाएंगे, चोरा चोरी कांड के बाद इनको जेल में चलता, ये अब कुछ जो लोग बचे रहेंगे वो यहाँ तक काम होगा, ठीक है ना, ठीक है। स्वराजिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क चलेगा। उसके बाद सोशलिस्ट आइडिया एंड ट्रेड यूनियनिज्म के बारे में कवर करेंगे, लेबर एंड पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कवर करेंगे। साइमन कमीशन गो बैक के नारा लगेगा, साइमन कमीशन जिसको व्हाइट कमीशन के नाम से जानेंगे,
ठीक है ना, 19 के बाद 29 में आना था, तो ये 28-27 में ही आने लगता है। ओके। इसी में लाला लाजपत राय को प्रोटेस्ट में उनके सर पे लठ लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी 1 मंथ के बाद हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। तो ये सब के बारे में जिक्र करेंगे। लाला लाजपत राय पढ़ेंगे कि गर्म दल के नेता थे, एक्सट्रीम दल के नेता थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे साइमन कमीशन के बाद दिल्ली प्रपोजल कवर करेंगे, नेहरू रिपोर्ट के बारे में कवर करेंगे। ठीक है ना, जिन्ना का 14 पॉइंट के बारे में कवर करेंगे। इरविन डिक्लेरेशन के बाद ही गांधी इरविन के बीच होता है 5 मार्च 1931 को, तो उन्हीं में जिक्र होता है। उसके बाद हमारे मार्च में ही भगत सिंह को क्या दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे गांधी जी। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, सेकेंड राउंड टेबल में, फर्स्ट में तो शामिल नहीं होते, बट ये सब फेल होता है। तो ये सब जिक्र करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे दिल्ली मैनिफेस्टो के बारे में, कवर करेंगे गांधी से 11 पॉइंट के बारे में कवर करेंगे। उस सीडीएम हो जाएगा, साल्ट सत्याग्रह हो जाएगा, डंडी मार्च सत्याग्रह एट ए डिफरेंट प्लेस, इरविन गांधी पैक्ट। अच्छा, ये यहाँ पे आ जाएगा इरविन गांधी पैक्ट, ठीक है, ये वाला का भी जिक्र कर रहे थे। उसके बाद कराची सेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी हो जाएगा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद थर्ड भी होता है, कम्युनल अवार्ड आ जाएगा 32 में। फिर पूना पैक्ट होता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग, आ गया यहाँ से। फिर गांधी हरिजन कैंपेन चलेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये चलाते हैं उनके लिए, हमारे पास शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है ना, रिजाइनेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर का 37 में, ठीक है ना। 18 मंथ का चलता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह हो जाएगा, द क्रिप्स मिशन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, सीआर फॉर्मूला हो जाएगा, वेबल प्लान हो जाएगा, शिमला कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, एन आईएनए ट्रायल चलेगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, आर आई एन इम्यूनिटी, ये सब कवर करेंगे। क्यों, कैबिनेट मिशन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान, इंटरिम गवर्नमेंट, एटलीस्ट अनाउंसमेंट, माउंट बेटन प्लांट। ये देखो एकदम तुम्हारा ये क्या ना क्रोनोलॉजिक ऑर्डर भी हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट इंटीग्रेशन में हो जाएगा। फिर वुमेन इन ए फ्रीडम स्ट्रगल हो जाएगा, रोल ऑफ प्रेस के बारे में थोड़ा सा कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रेस जर्नल बुक इस सब के बारे में करेंगे। कुछ मिसलेनियस आ जाएगा जिसमें से कुछ फॉरेनर छूटे हैं उनके बारे में, प्लेस एंड पर्सन एसोसिएटेड होगा, लीडर्स देयर ओरिजिनल नेम्स, अल्टरनेटिव नेम्स, लीडर एंड इंपॉर्टेंट सेइंग्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म एक्ट, एजुकेशनल कमिटी, ठीक है ना, फेमिन कमीशन, इकोनॉमिक कमिटी, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन के बारे में जिक्र करेंगे, गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में जिक्र करेंगे। ये तो आर्ट एंड कल्चर के कोर्स में ये कवर करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा ब्रीफ सिलेबस का क्या रहा। एक बार हम लोग पूरे ऐसे समझो कि पूरे सिलेबस को कवर कर लिए एक बार, बस उसका डिटेलिंग करना है, चीजों को पर डे पढ़ना है, याद करना है, सिंपल याद करना है, समझो याद करो। ब्लैंक पेज में लिखो, चीजों को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाओ, पीवाईक्यू देखो, दैट्स इट। सिस्टमेटिक से, कंसिस्टेंसी से। तो अब हम लोग खत्म किए सिलेबस को, तो स्टार्ट करेंगे सिलेबस को पढ़ना, समझना, एनालिसिस कर लिए। तो हम लोग स्टार्ट किए थे कि द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर के बारे में कि इसका फाउंडर कौन थे, तो बाबर थे, ठीक है ना। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल का नींव रखा इंडिया में। ओके, तो हुआ क्या, आखिर इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद, इतने आफ्टर आफ्टर मेनी इयर्स मुगल का डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट मुगल डिक्लाइन। ठीक है, तो हुआ क्या कि कभी कभी होता नहीं है कि मान लो औरंगजेब है, तो अपना डिक्लाइन का मान लो कि क्या हो गया, रीजन अपने पूर्वजों को दे देगा, अपने दादा परदादा जो भी है यहाँ से, मतलब शाहजहां इनके तो फादर हो जाएंगे, जहांगीर इनके ग्रैंड फादर हो जाएंगे, अकबर। तो अकबर से स्टार्ट होगा। अकबर ने क्या किया था, तो कभी कभी नहीं बोलते कि मेरे दादा ये जमीन नहीं बेचे रहते तो अब तक इस जमीन का 2 करोड़ हो गया होता, बेच के हम लोग करोड़पति हो जाते। तो कुछ
अपने कुछ नहीं करना है तो कभी कभी लगता है कि ये चीज हुआ रहता तो ऐसे होता, तो होता नहीं है कि अपने से पहले वालों को दोष कर देना या पहले वाले को कुछ बताना कि इनके वजह से डिक्लाइन होना। तो हुआ क्या इसमें, अकबर ने क्या ये स्टार्ट किया था। अकबर जो थे काफी इंटरेस्टिंग मुगल एम्पायर थे। इनके समय में काफी जो हुआ था ना, अलग अलग का अलायंस हुआ था, जिसके वजह से मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन काफी ज्यादा हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें मनसबदारी आएगा। तो मनसबदारी स्टार्ट किए थे, जिसमें क्या होता था, मनसबदारी का यूज अपने मिनिस्टर को रैंक देना होता था, ठीक है ना। तो वो रैंक देते थे, रैंक होल्डर होते थे मिनिस्टर को, ठीक है ना। सपोज डेट मान लो क्या हुआ कि मान लो वो 5,000 का किसी का रैंक है, या उनका मान लो किसी का 5,000 मनसबदार बना दिए एक रैंक वाले को, उनको बोल दिए कि तुमको 30,000 रुपये 40,000 रुपये सैलरी मिलेगा पर मंथ। तो लेकिन तुमको सैलरी जो मिलेगा कैश में या हम पे नहीं करेंगे, तुमको पीस ऑफ लैंड दिया जाएगा, ठीक है। तो पीस ऑफ लैंड को क्या बोलेंगे, जागीर बोलेंगे ये, ठीक है ना। एक ऐसा टुकड़ा जमीन का, बस सिर्फ टुकड़ा है, टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। टैक्सेबल होगा मतलब उससे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब जागीर का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिससे कि किसानों को देकर जो जागीर है, जागीर मतलब जमीन होगा जो कि उससे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। कौन कलेक्ट करेगा, तो जिसका जमीन होगा, तो जिसका जमीन होगा उसको जागीरदार बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, जागीरदार। उसके बाद क्या होगा, जागीरदार क्या करेगा, टैक्स को कलेक्ट करेगा और उस पैसे को क्या करेगा। तो अगर मान लो जो मनसबदार है उसके उसको जागीर दिया गया, पीस ऑफ लैंड दिया गया, पीस ऑफ लैंड दिया गया। वो मान लो कि 40,000 रुपया क्या किया, उससे टैक्स कलेक्ट किया फार्मर के थ्रू, पीजेंट के थ्रू, ठीक है। कलेक्ट किया तो उसका सैलरी 30,000 है, तो वो 30,000 खुद रख लेगा, 10,000 राजा को, अकबर को डेट मीन्स दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, जगीदारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो जगीदारी इज द डिफॉल्ट, मनसबदारी भी बोलने लगे, नहीं जैसे कोलगेट हो गया, तो कोई भी पेस्ट को आजकल कोलगेट बोलने हैं, तो होता है ना बाय डिफॉल्ट। भी मनसबदारी भी बोलने लग जाएगा जगीदार को, ठीक है। कि जगीदारी ही क्या है, मनसबदारी हो गया। मतलब डायरेक्ट जो मनसबदारी के मतलब कि ऐसा रैंक पोस्ट हाईएस्ट पोस्ट हो जाएगा डिवाइड करने के लिए। मान लो कि राजपूत जो अलायंस करना है तो कुछ मैट्रिमोनियल अलायंस होता था, कुछ मनसबदारी पोस्ट देके राजा महाराजा लोग को देके उनको अपने में शामिल कर लेते थे। अकबर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा उनमें क्या था ना, अलग अलग अलायंस अलायंस करके चीजों को एक्सपेंस करना, वार करना कम चाहते थे, ठीक है ना। युद्ध कम करना चाहते थे वो। तो ये तुम समझ गए कि क्या हो रहा है मनसबदारी सिस्टम। अब ये मनसबदारी सिस्टम मान लो क्या हो गया, तो फेल होगा तो क्या होगा। मान लो कि औरंगजेब को हम लोग को कवर करना है, तो औरंगजेब को कवर कर रहे हैं कि औरंगजेब के बाद से लेटर मुगल स्टार्ट होते हैं, मतलब यहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट होता है। तो हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि औरंगजेब के समय या औरंगजेब के इतने साल के बाद, इतना एक्सपेंशन करने के बाद, इतना अपना साम्राज्य फैलाने के बाद डिक्लाइन स्टार्ट कैसे हुआ। आखिर क्या रीजन था, या कितने सारे रीजन थे। खुद औरंगजेब रीजन था उसका डिक्लाइन होने का, कि इनके फादर ग्रैंडफादर या जो पहले से राजा थे, जैसे अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, हुमायूं हो गए, बाबर। बाबर ने तो स्टार्ट ही किया, तो ये मिडिल वाले रीजन पे इन पे कि आखिर इनके वजह से कैसे डिक्लाइन हुआ, और खुद औरंगजेब की वजह से कैसे डिक्लाइन हुआ मुगल। इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो औरंगजेब खुद क्या था, फॉल्टी लेगेसी था। एक तो इन लोग का काफी ज्यादा लेगेसी था, लेगेसी इन द सेंस के मतलब बहुत इन लोग का पावर था। ये लोग काफी ज्यादा मुगल एम्पायर को, अपने रीजन, छोटे से रीजन को मैंने फैलाया था भारत में, इंडिया में। औरंगजेब फॉल्टी लिगेसी कैसे हो गया, मनसबदारी, रिलीजियस पॉलिसी, ये सब कवर करते हैं। फॉल्टी लिगेसी के मतलब क्या हो गया, मनसबदारी लिगेसी कैसे, क्या, क्यों डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, रिलीजियस पॉलिसी से। ये तीन इसका फैक्टर पढ़ेंगे हम, कि औरंगजेब के ये तीन फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से और भी डिक्लाइनेशन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, मान लो कि जगदारी क्राइसिस, पहले तो ये जगीदारी सिस्टम स्टार्ट किसने किया, अकबर ने। मुगल एम्पायर अकबर ने स्टार्ट किया। आखिर ये क्राइसिस में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्राइसिस में कन्वर्ट होने से क्या डिक्लाइन पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो हुआ क्या कि मान लो कि मनसबदारी सिस्टम में मिनिस्टर है,
अब मिनिस्टर है, जगदारी क्राइसिस के मतलब क्या होगा? जगीरदारी के मतलब कि फार्मर जो है लैंड पे अपना खेती नहीं कर रहे हैं, कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? उससे टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो जो मनसबदार है उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो राजा के प्रति लॉयल नहीं लेंगे, उनका लॉयलिटी क्या होगा? कम होगा। चीजों को समझना, एक एक चीज कनेक्ट होगा। तो मनसबदारी से क्या होगा कि फार्मर कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से हमारे पास मिनिस्टर का लॉयलिटी जाने लगेगा। किसके प्रति? तो राजा के प्रति, ठीक है ना, एम्पायर के प्रति, हमारे किंग के प्रति लॉयलिटी, लॉयलिटी जाने लगेगा, ठीक है। तो आर्मी यूनिट क्या हो जाएगा? अब हमारे पास, अब मान लो मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर को पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो आर्मी को पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो आर्मी क्या होगा? अगेन आर्मी भी क्या करने लग, आर्मी भी क्या, एक सेकेंड, थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो। ठीक है बेटा। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा? हाँ, तो जगदारी क्राइसिस आया, मनसबदारी क्राइसिस आया, तो इसमें समझो लॉयलिटी क्या होगा? मिनिस्टर का जाने लगेगा, किसके प्रति? तो राजा के प्रति। आर्मी यूनिट कमजोर होने लगेगा, वीक होने लगेगा, क्योंकि अगर मिनिस्टर को पेमेंट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा। लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग ये वर्क नहीं करेंगे, मतलब आर्मी वीक होने लगेगा। आर्मी वीक होने लगे तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, फॉरेन से क्या हो जाएगा? इन्वेजन होने लगेगा, अटैक होने लगेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा? तो पॉपेट रूलर क्रिएट हुए, लॉयलिटी जाएगा तो पॉपेट रूलर के रूप में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना, पॉपेट रूलर बनने लगे। कैसे? तो लॉयलिटी जाएगा तो कोई मान लो क्या हो गया कि कोई मिनिस्टर दूसरे राजा को अगेंस्ट में, दूसरे राजा को अगेंस्ट कर देगा, भाई भाई में लड़ाकर, अब किसी पेपेट राजा को बना देगा और मिनिस्टर अपना फायदा उठाने लगे। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी डैमेज होगा। कैसे? आर्मी वीक होगा तो आपस में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंफ्लिक्ट क्रिएट होने लगेगा। एक्सटर्नल डैमेज कैसे हो जाएगा? मान लो बाहर से इन्वेजन हो रहा है और यहाँ का आर्मी वीक पता चलेगा कि मान लो पर्सिया से, अलग अदर अदर कंट्री से पता चलेगा कि यहाँ का राजा वीक है, उसका आर्मी वीक है, वहां पे इस तरह का क्राइसिस चल रहा है, तो अटैक होने का चांस ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है ना। गुड रिलेशन नहीं होगा फॉरेन से, तो है कि नहीं, और कोई हेल्प भी नहीं करेगा। फर्दर एक्सपेंशन, अब इसमें क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? अब देखो, एक तो आर्मी वीक हो रहा है, एक अलग से औरंगजेब अलग अलग लोकल रीजनल से क्या कर रहा है? वार छेड़ दे रहा है, ठीक ना। तो फर्दर एक्सपेंशन तो वार हो जाएगा। तो अगर मान लो वो वार में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसकी आर्मी एक तो पहले से वीक हो गई जिसके फाइनेंशियल की वजह से, मनसबदारी क्राइसिस की वजह से, तो अब वार में जाएगा तो उसके और रिसोर्सेज कम होंगे। बोलो, रिसोर्सेज में क्या होगा? डिक्लाइन होगा। रिसोर्सेज में डिक्लाइन होने से क्या हो जाएगा? तो ये सब वार क्यों क्रिएट हो रहा है? तो देखो हुआ क्या, रिलीजियस पॉलिसी स्टार्ट हो गया। एक क्या हो, औरंगजेब ने जजिया कर स्टार्ट कर दिया। जजिया कर क्या होता है? नॉन मुस्लिमों पे टैक्स लगने वाला, ये जजिया है, ठीक है ना। जजिया इज द क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड बाय द नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम जो भी होंगे, जो जिनसे कि टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, जैसे रिलीजियस प्लेस पे जाना है, चाहे कोई भी ऐसा धार्मिक काम करना है जिससे आपको वो करने के लिए टैक्स देना होगा, तो ये तो गलत है ना। तो इससे क्या होगा? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होगा, औरंगजेबों के खिलाफ और राजपूत जाएंगे, हिंदू जाएंगे, या जो नॉन मुस्लिम है वो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? और वार का कंडीशन होगा, इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाएगा। शरीयत में रिलीजियस पॉलिसी है। अब यहाँ से देखो हुआ क्या कि नॉन मुस्लिम पे लगेगा, पे टैक्स करना होगा टू मुस्लिम रूलर, हुई चीजें कॉल्ड जजिया। अच्छा, मुस्लिम रूरल है, यहाँ से मान लो कि वो बोलेगा कि हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे नॉन मुस्लिमों को, तो तुमको हमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नॉन मुस्लिमों पे लगने लगा। एगो पिलग्रिम टेस्ट था कि अगर पूजा पाठ करोगे तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता था, वो भी नॉन मुस्लिमों को। तो ये हुआ बात। एक हक कहेगा कि हम तुम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उसके एवज में, उसके बदले में तुमको पे करना पड़ेगा जजिया टैक्स, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा मुस्लिमों पे भी लगना चाहिए, क्योंकि उनको भी तो प्रोटेक्ट करेगा वो राजा। तो सिर्फ हिंदुओं को क्यों लगता था? तो ये तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट पैदा करेगा ना, कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये था एक और वार का और रिसोर्सेज का
और आपस में रिलीजियस कंफ्लिक्ट की वजह से वार होने का। ओके, ये बात हुआ। अब सुनो, अकबर ने और क्या 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 चीज किया था, और अकबर ने मुगल को क्या क्या किस कंडीशन में ला के दिया था कि उसके आगे से क्या चीज में दिक्कत हुई। तो अकबर ने काफी एक्सपेंशन किया था, किस किस वजह से किया था, मैट्रिमोनियल अलायंस किया था राजपूतों के से के राजकुमारियों से शादी किए, उनसे अलायंस कराए, वार से बचे, ठीक है ना। अकबर डिड नॉट इम्पोज जजिया, एक तो वो किसी भी नॉन रिलीजियस पॉलिसी ऐसा, मतलब रिलीजियस पॉलिसी ऐसा इंप्लीमेंट नहीं की जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। दैट मीन्स कि उन्होंने जजिया कर को हटा दिया या कोई जजिया कर इम्पोज नहीं किया, ठीक है, टैक्स। सो इट इज एम्पायर इज स्टेबल। तो इनके बीच का रिलेशन, मुगल और राजपूत के बीच या हिंदू के बीच या नॉन मुस्लिम के बीच क्या होगा, एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। इसके वजह से क्या हुआ कि एम्पायर स्टेबल होगा, आपस में इंटरनल कंफ्लिक्ट नहीं होगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि आपकी आर्मी आपस में ही रिलीजन लोकल में फाइट नहीं कर रहे, तो वो रेडी है फर्दर आगे के एक्सपेंशन करने में, आगे के एरिया में फॉरेन इन्वेजन को फाइट करने में, आगे दूसरे स्टेट को कैप्चर करने में, रिसोर्सेज को बढ़ाने में। तो अगर रिसोर्सेज बढ़ेगा, मनी आएगा, मनी कहने का इन द सेंस फाइनेंस आएगा, सारे मिनिस्टर के पास क्या होगा, पैसा होगा, मनसबदारी मिलेगा, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, और स्टेबल, और क्या होगा, मुगल फैलेगा, एक्सपेंस करेगा, ठीक है ना, एक्सपेंशन होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, अब सुनो, अब औरंगजेब आया। देखो बीच बीच में दोनों चलेंगे, तो ये अकबर ने नहीं किया, तो औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने किया तो उससे क्या होगा, अभी तुमको बता, इंटरनल डिस्टरबेंस होगा, अब इंटरनल टेंशन होगा, थोड़ा सा ये हम समझा दिए, रीड कर देते हैं। अलायंस ब्रेक होगा राजपूतों के बीच। अकबर ने, ये बताया जा रहा है कि आखिर राजपूतों से ब्रेक क्यों हो रहा है। तो इससे पहले समझो कि अकबर ने राजपूतों से क्या किया था, अलायंस किया हुआ था। अब इससे नाखुश होके, जजिया कर से नाखुश होके राजपूत अपना क्या करेंगे, तो अलायंस ब्रेक करेंगे। अलायंस ब्रेक करेंगे तो आपस में कंफ्लिक्ट होगा, इंटरनल डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, इंटरनल टेंशन होगा, इनेमी और न्यू न्यू इनेमी क्रिएट किया। एक तो होता है कि पहले से इनेमी है, ये सुना ने, अब एक अपने ही अंदर में इनेमी क्रिएट कर लिए, राजपूतों को इनेमी बना लिया। अच्छा, कहीं कहीं इन्होंने, औरंगजेब ने टेम्पल डिस्ट्रक्शन के कारण, टेम्पल डिस्ट्रक्शन, जजिया कर तो लगाया तो अलायंस ब्रेक हुआ राजपूतों से। अब कहीं कहीं नॉन मुस्लिम प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके वजह से इनेमी क्रिएट हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, तो देन डिक्लाइन द इंपायर रूल, ठीक है ना। मुगल एम्पायर, तो एम्पायर जो भी होगा जिस तरह का होगा, मुगल का होगा तो मुगल एम्पायर होगा, डिक्लाइन होगा तो हम लोग मुगल के बारे में पढ़ते हैं। इसका डिक्लाइनेशन स्टार्ट हुआ इस तरह से, राजपूत स्टार्ट कॉल्ड सब ऑर्डिनेट स्टेट अंडर द मुगल एम्पायर और प्रोटेक्ट स्टेट। प्रोटेक्ट स्टेट अभी बताएंगे कि मतलब सबऑर्डिनेट रहते हैं, मेन जो होगा मतलब कि एक अपना कोई रीजन है, लोकल रीजन, यहाँ पे इसके नवाब गवर्नर होंगे, बट इनका फाइनल दिल्ली में, मान लो मुगल है तो दिल्ली से होगा, तो यहाँ से टैक्स वैक्स कलेक्ट करके बस मुगल को, मुगल एम्पायर को दे देना है, तो उसके अगर सबऑर्डिनेट कहा जाता है। तो प्रोटेक्टेड स्टेट मतलब मुगल इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन एक इंडिविजुअल ऐसे कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि इंडिपेंडेंट रूल कर रहा है, लेकिन ऊपर से सबऑर्डिनेट कोई उसको सब, उसके ऊपर का कोई है मतलब हेड। तो प्रोटेक्टेड स्टेट में राजपूत आएंगे, बट राजपूत नाउ इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो जजिया कर लग रहा है, इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा मुगल से होना चाहेंगे, और होंगे भी धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या होगा, तो धीरे धीरे मान लो कि सबऑर्डिनेट जो स्टेट है वो धीरे धीरे अलग हो गए। तो धीरे धीरे अलग होंगे तो क्या होगा, उसका लैंड रेवेन्यू चाहे रिसोर्सेज से क्या होगा, मुगल को नहीं जाएगा, तो मुगल के पास क्या होगा, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से डिक्लाइन का और चांसेस बढ़ेगा। तो राजपूत, अब औरंगजेब ऑल्सो डिस्ट्रॉय द सेंटिमेंट ऑफ द रिलीजियन सच एज ए सिख। अब एक सिख के रिलीजियस सेंटिमेंट कैसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो जहांगीर मर्डर द सिख गुरु, हाँ, अर्जुन देव का कर देते हैं जहांगीर मर्डर। अब जहांगीर कौन होते हैं, तो ये रहे जहांगीर, ठीक है ना। जहांगीर शाहजहां के फादर या ग्रैंडफादर रहते हैं, तो ये नाइन्थ गुरु, ठीक है ना, नाइन्थ गुरु रहते हैं, अर्जुन देव को मर्डर कर देते हैं। तो अब क्या होता है, मतलब सिख में भी और मुगल एम्पायर में भी टेंशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद देखो, तो अब जाट से क्या होगा, जाट एग्रीकल्चरिस्ट थे, टैक्स कलेक्ट हार्शली करने लगे। अब ये सब इतना प्रॉब्लम होने से क्या होना, जाट लोगों से टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ाने से क्या हो गया, टैक्स कलेक्शन हार्शली करने लगे। तो वाह, अब ये क्या होने लगा, टैक्स कलेक्ट करने से क्या होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इनमें भी टेंशन, जाट से भी टेंशन क्रिएट करे, मतलब एक तरफ से नहीं, हर तरफ से ये अपना डिक्लाइन का रास्ता खोल दे रहे हैं, और औरंगजेब खोल रहा है। अब क्या होगा, मराठा में डेक्कन का अल्सर कहा जाता था, मराठा रहे हैं डेक्कन में, तो डेक्कन में अल्सर के नाम से क्यों जाना जाता है, कि वो मराठा जो रहते हैं, म- मराठा को बोला जाता है ना कि जो उसको, मराठा लोग को जो पैसा देगा, जो बोलेगा उसके तरफ से लड़ते थे। तो इनको जो अपने तरफ कर लेता था, उनके तरफ से ये लड़ते थे। तो ये जो डेक्कन इलाका था ना, मराठा की वजह से बहुत अनस्टेबल रहता था, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर भी क्या रहता था, अनस्टेबल, इनकी वजह से इधर में रहता था। तो वार हो गया मराठा और मुगल के बीच में, तो और इस इश्यूज में कमी हो जाएगा, आर्मी परेशान है, ठीक है ना। तो औरंगजेब फॉरेन पॉलिसी वीक हो गया, फॉरेन पॉलिसी वीक करके रखा है। अब मान लो फॉरेन पॉलिसी वीक होने का क्या हो गया, मान लो कि हमारे पास क्या हो गया, बांग्लादेश को इंडिया ने आजाद करवाया, तो इसमें सपोर्ट रसिया की है, तो रसिया के साथ क्या था, एक फॉरेन पॉलिसी अच्छा था, तो फॉरेन पॉलिसी में वीक हो गए, फॉरेन पॉलिसी से वीक होने से रिसोर्सेज में कमी आएगी, ठीक है ना, सारी चीजें प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। तो ये सब तो है। तो इस तरह से डिक्लाइनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार कर लो बेटा। हाँ, तो हम लोग फॉरेन पॉलिसी के, तो अब देखो चीजें कनेक्ट होगा, ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। सुनो, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब ये अच्छा इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रीगोमिनेचर नेचर का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये समझाते हैं होता क्या ना, प्री प्रीमोगेनिचर, प्रीमोगेनिएचर, प्रीगोमिनेचर का मतलब होता है प्रीमोगेनिएचर। होता क्या है कि मान लो कि औरंगजेब है, औरंगजेब के 7 बेटे, 8 बेटे, 9 बेटे, जितने बेटे, तो उसमें एक ये, अगर ये जहां पे रूल अप्लाई होगा, ये जहां पे रूल अप्लाई होगा, जहां पे रूल अप्लाई होगा, जहां पे रूल अप्लाई होगा, ठीक है, जहां पे रूल अप्लाई होगा, जहां पे रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो वहां पे प्रीगेमिनेचर का कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब बड़ा बेटा राजा बनेगा कि छोटा बेटा राजा बनेगा, कौन बनेगा, ये आइडिया नहीं लगता है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होगा, आपस में भाई लड़ेंगे, सक्सेसर के लिए लड़ाई होगा, फाइट होगा, ठीक है। प्रीगोमिनेशन नहीं होने के समझे से मतलब समझो, ये जो टर्म है, इसमें ये रूल है, ये जहां नहीं होगा उसका मतलब कि सबसे बड़ा बेटा राजा नहीं बनेगा, तो नहीं बने का मतलब कि कोई भी आपका फिक्स नहीं है कि कौन राजा बनेगा, किसी का फादर के बाद कौन सक्सेसर होगा, तो नो एनी रूलर टू सक्सेसर, बड़ा बेटा छोटा बेटा कौन बनेगा ये फिक्स नहीं है, तो सक्सेशन का वार होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, सिविल वार होगा, सिविल वार होगा तो फैमिली में कुछ भी होगा, सिविल वार में बहुत सारी लॉसेज होता है, ठीक है।
रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, नो एनी एड लैंड रिसोर्स बिकॉज वार बिटवीन ईच अदर। तो कोई भी आप मतलब कहीं से बाहर से लड़ोगे तो जीतोगे तो कुछ रिसोर्सेज का एड होगा, ठीक है ना, बिटवीन ईच अदर। तो इससे सिविल वार में क्या होता है, हमेशा नुकसान ही होगा, अपने ही रिसोर्सेज में क्या होती, कमी होती है। अब देखो, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब इसके 5 बेटे रहते हैं, जिसमें से क्या होता है, 4 बेटा जो होता है, 4 बेटे में 5 बेटे में से एक बेटा ऑलरेडी डेथ हो जाता है बचपन में ही, ठीक है। तो बच कितने गए, ठीक है, ऑलरेडी डेथ। तो हमारे पास क्या, अच्छा तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑलरेडी डेथ हो जाएगा, ठीक है ना, ऑलरेडी कितना होगा, डेथ हो गया। फाइट फॉर द किंग। अब यहां से 3 में लड़ाई होगा, ठीक है ना, ओके। 5 सन रहते हैं, ऑलरेडी डेथ हो जाता है, एक का उम्र छोटा होता है, मतलब ये भी समझने का कोशिश करो। हमारे पास क्या है, बेटे हैं 5, जिसमें से ऑलरेडी एक का डेथ हो जाता है, एक रहता है उम्र में कम, तो 3 बचे, 3 में क्या होगा, फाइट होगा किंग के लिए। तो फाइट होगा किंग के लिए, क्यों होगा फाइट किंग के लिए, तो प्रीगोमिनेचर का नेचर नहीं है, ठीक है ना, प्रीमोगेनिएचर रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, प्रीगोमिनेचर रूल अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके। कि बड़ा बेटा बनेगा कि छोटा बना बनेगा। तो इन सिविल वार लो कैपेबिलिटी, अब ये देखो सिविल वार में क्या होगा, तो सिविल वार में क्या होगा कि जो लो कैपेबिलिटी के मैन होगा ऑल्सो बिकम ए किंग, क्योंकि मिनिस्टर उसको क्या बनेंगे, मिनिस्टर हमेशा ये चाहेंगे कि वो राजा बने जो हमारी बात माने, हमारे अकॉर्डिंग चले। पॉपेट रूलर बनाएंगे, पॉपेट रूलर बनाने का सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि मिनिस्टर इनडायरेक्टली रूल करना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली जो हो रहे किंग मेकर का रोल अदा कर रहे हैं। तो मिनिस्टर क्या करते हैं, पपेट रूलर बनाएंगे, पपेट रूलर बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे तो राजा का डिसीजन राजा के नाम पे अपना डिसीजन लेंगे, अपने अच्छे अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर। तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज में कमी आएगी, अपने फायदा के लिए जब मिनिस्टर काम करेगा तो चीजें और डिक्लाइन होगी, रिसोर्सेज में कमी होने लगेगी, फाइनेंसेस में डिक्लाइनेशन होगा। तो ये चीजें आएगी। तो अब देखो, देन दी पॉपेट फॉरेन रूलर बनाएंगे, सिविल वार के दौरान खुद लॉस होगा, मंत्री अपनी मनमानी करेंगे, राजा रूल करने के लिए आइडिया नहीं देंगे, माइनर छोटा होना, ठीक है ना। अब ये फॉरेनर उससे राजा बनाएंगे, उससे फायदा उठाएंगे। अब किसी को भी राजा बनाएंगे उससे फायदा उठाएंगे उसके नाम पे, ठीक है ना, क्योंकि राजा तो मिनिस्टर खुद बनना नहीं चाहते। तो इस तरह से थोड़ा सा औरंगजेब का रोल रहता है डिक्लाइनेशन कराने में मुगल का, ठीक है। अब चलते हैं तो इसमें बनते हैं बहादुर शाह वन, औरंगजेब के बेटा सबसे, औरंगजेब का पुत्र है, ठीक है ना। बहादुर शाह 65 साल की उम्र में बनते हैं, 5 साल तक ये रूल करते हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि जैसे कि औरंगजेब ने रिलीजियस की वजह से कंफ्लिक्ट किया है, राजपूतों में कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, जाट के साथ मसला हो गया है, मराठा के साथ मसला है, ठीक है ना, मुगल के कारण राजपूत बहुत सारे नाराज है, अलग अलग रीजन में फॉरेन पॉलिसी वीक है। तो ये बहादुर शाह जो है फर्स्ट, ये चाहते हैं कि हम सब कुछ जो है ठीक करें, मुगल का स्थिति कंडीशन ये ठीक करना चाहते हैं, मुगल की स्थिति क्या करना चाहते हैं, ये ठीक करना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि राजपूत से पहले क्या हो, जिस तरह से अकबर के समय राजपूतों का मैट्रिमोनियल अलायंस था, काफी अच्छी स्थिति थी, और अकबर के समय नवरत्नों में राजपूत भी शामिल थे। तो उसी तरह से ये कोलिशन करना चाह रहे हैं, सुलह करना चाह रहे हैं राजपूतों से अपना संबंध अच्छा स्थापित करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये फुल्ली ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो ये जब जाते हैं मेवाड़ के राजपूत अजीत सिंह के पास, ठीक है, ओके। आ- अजीत सिंह के पास जाते हैं, ठीक है ना, ओके। अलायंस कर लेंगे पर हाई रैंक चाहिए। तो अब ये अजीत सिंह के पास जाते हैं, यहाँ है मालवा गुजरात, ठीक है ना, राजपूतों के। तो अब ये क्या होते हैं, तो अजीत सिंह मालवा राजपूत के सूबेदारी का डिमांड मांगते हैं बहादुर शाह से फॉर अलायंस, बट बहादुर शाह वाज नॉट रेडी। अब सूबेदारी का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि वहां पे उनका राजपूत का रूल होगा, वो सब टैक्स कलेक्ट करेंगे, सब कुछ पे उनका अधिकार होगा। तो बहादुर शाह जफर क्या होंगे, बहादुर शाह जफर इसका क्या करते हैं, वो मना कर देते, रेडी नहीं होते। तो एक और चांस जो है राजपूतों से अलायंस करने का, अच्छा संबंध स्थापित होने का खत्म होता है, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं जय सिंह, जय सिंह के साथ। जयपुर इन्हीं के नाम पे बना है, ठीक है ना। जय सिंह, विजय सिंह, ये दो भाई रहते हैं। अच्छा, शिफ्ट सिटी कर देते हैं जयपुर से, मतलब जयपुर में अपना सिटी है ना, कैपिटल लेके चले जाते हैं फ्रॉम अम्बेर से, ठीक है ना। ये अजीत सिंह है। तो इनसे किस राजपूत का अलायंस, राजपूत का कंडीशन बेहतर ठीक नहीं हो पाता है बहादुर शाह से, इतना याद रखो, ठीक है। अब पार्ट टू में चलो। बहादुर शाह पहला ये कंडीशन समझ लो, राजपूतों से कोशिश किए, नहीं हुआ। फिर अब वो जाएंगे सिख से, सिख से भी क्या होगा, जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या किए थे, मार दिए थे। उसके वजह से सिख और मुगल में भी रिलेशन जो था खराब हो गया था, ठीक है ना। तो अब बहादुर शाह जो है सिख गुरु गोविंद सिंह को अपना गुरु मान लेंगे, कहेंगे कि बहादुर शाह, मतलब ये दिखावा के लिए उनको गुरु मान लेते हैं, ताकि अटेंशन पा सके सिख लोगों का, सिख लोगों के साथ रिलेशन स्थापित कर पाए, ठीक है। ऐसा वो दिखावे के लिए करते हैं, ठीक है ना, मानते हैं। ओके। ओके। तो गुरु गोविंद सिंह के डाइट के अब देखो अब हुआ क्या, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। तो बहादुर शाह कैप्चर कर लेते हैं लोहगढ़। अब देखो आया ना, अपना अपना रूप दिखाए ना। कहने का सेंस क्या हुआ कि जिस प्रकार से ये तो जब वो थे, तो सारे सिख लोगों उनको गुरु मानते थे, तो ये भी अपना गुरु माने, इसका मतलब अटेंशन पाए। उन लोगों को, सिख को लगा कि ये अच्छी बात है, तो थोड़ा सा रिलेशन बेहतर हुआ। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो लोहरगढ़ जो अच्छा प्लेस है सिख का, वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। इससे सिख में क्या हुआ, इसमें सिख समुदाय में, सिख कम्युनिटी में क्या हुआ, आक्रोश पैदा हुई। तो उसमें बंदा सिंह वाज एक लीडर थे खालसा आर्मी के। तो हुआ खालसा आर्मी क्या हुआ, तो जिस तरह से समझो कि सिख लोग हैं, सिख है। अब वो इतना सारा मुगल का अटैक होने लगा था कि ये लोग भी आर्मी रखने लगे थे। क्यों, तो अटैक को, अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से तो आर्मी रखना रहता था। तो उसके आर्मी के नाम को खालसा आर्मी बोलते थे। उसके क्या थे, मेन लीडर थे बंदा सिंह। तो बंदा सिंह अटैक करते हैं बहादुर शाह, ठीक है ना। बहादुर शाह वन पे लोहगढ़ को फिर से वापस लेते हैं। ये लास्ट चांस रहता है, ठीक है ना, ये लास्ट चांस रहता है। इसके बाद सिख और मुगल में कभी भी दोस्ती नहीं होगी, कभी भी संबंध अच्छा नहीं होगा। तो ये हुआ, तो इसको बंदा सिंह और बहादुर शाह के बीच में जो फाइट हुआ, रिकैप्चर किया गया लोहगढ़ को, उसको बैटल ऑफ लोहगढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बहादुर शाह वन और सिख बंदा सिंह के बीच में होता है। इसमें जीत किसकी होती है, तो बंदा सिंह की रिकैप्चर कर लेते हैं लोहगढ़ फ्रॉम मुगल से। लास्ट चांस टू फ्रेंडशिप भाई सिख टू मुगल में खत्म, चांस ये खत्म हो जाता है। उसके बाद तो सिख से भी चाहे कि संबंध अच्छा हो जाए, नहीं हुआ। ये चाहे कि राजपूत से हो, तो राजपूतों ने सूबेदारी कहाँ का, तो हमारा क्या होगा, मालवा का और गुजरात का मांगा, तो नहीं दिए। तो उनसे भी अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश किए, ठीक है। अब क्या हुआ, तो अब आते हैं जहांगीर के टाइम, मुगल। तो जहांगीर के टाइम का मुगल के बारे में बता रहे हैं। मुगल है इधर में छोटे छोटे ना डेक्कन में स्टेट है। एक है अहमदनगर, ये इसको बोलो अहमदनगर, ये याद करना ही पड़ेगा। अहमदनगर करा कहीं रहेंगे, टेंशन नहीं लो। बीजापुर, बीदर हो जाएगा, अब बिरार हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गोलकोंडा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गोलकोंडा, ठीक है। तो सबसे पहले बोलो, इधर में हो गया गोलकोंडा, कोंडा उंडा आंध्र प्रदेश का समय, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिरार हो जाएगा। ये तुम्हारा बीदर हो जाएगा, ये बीजापुर हो जाएगा, ये अहमदनगर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये डेक्कन है, यही डेक्कन को अंग्रेजों के समय डेक्कन अल्सर बोला जा रहा है कि मराठा जो था यहाँ पे एकदम अनस्टेबिलिटी क्रिएट करके रखा हुआ था।
बताते हैं। तो चलो हुआ क्या, ये अभी हम पढ़ रहे हैं किसके समय पढ़ रहे हैं, तो ये अब आ गए हैं थोड़ा सा जहांगीर। देखो, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, इसी इसी तीन रीजन के समय में हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। फिर बहादुर शाह, ठीक है ना। तो ऐसे भी तुमको बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर क्या हो जाएगा, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। यही तो लिगेसी वाले मुगल है, ठीक है ना। लेटर मुगल के पहले वाले मुगल है। मुगल एम्पायर इन्हीं के वजह से काफी लेगेसी रखा। तो अब हम जहांगीर के टाइम के समय में मुगल के डिक्किन के बारे में कवर कर रहे हैं। तो हुआ क्या ना कि जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर, बिदर और क्या होगा, बेरार और गोलकोंडा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मराठा थे, ठीक है। वॉरियर क्लास किसको बोला जाता है, तो मराठा को सर्विस पे करते थे अपने फायदा के लिए। पैसा इनको मिलता था, किसी की तरफ से सर्विस वो अपना पे करते थे, सर्विस अपना देते थे। चलिए, तो मराठा के बारे में समझे। ओके, हुआ क्या कि ये चार पांच जो रीजन है लोकल, यहाँ कोई राजा ना ही एकदम स्ट्रांग है ना ही वीक है, ठीक है। तो हुआ क्या, इस समय जो है यूरोपियन जो कंट्री है, पहला वास्को डिगामा मतलब पुर्तगीज आते हैं। पुर्तगीज कम फर्स्ट, वास्को डिगामा आता है। इसने ट्रेड अपॉर्चुनिटी काफी देखा इंडिया में, और काफी ले जाके वहां पे 10 टाइम्स 20 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम्स में यहाँ के चीजों को वहां पे सेल किया और काफी फायदा उठाया। तो यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो देखो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो और सुनो। तो पुर्तगीज कम फॉर किसके लिए आते हैं, तो अपने ट्रेड के लिए आते हैं। तो ट्रेड के साथ साथ क्या करते हैं ना, वो स्प्रेड टू क्रिश्चियनिटी बाय फोर्सफुली। आप मान लो कोई फिलोसफी है, क्रिश्चियनिटी ही मतलब किसी के रीजन में स्प्रेड करना है, तो अपना फिलोसफी बताइएगा, वहां को लोगों को वो इंटरेस्ट लगेगा तो आपकी फिलोसफी के मानेंगे। आप किसी को फोर्सफुली किसी भी चीज के लिए नहीं कर सकते हैं। तो फोर्सफुली वे क्या करते हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए फोर्सफुली, समझो कि जबरदस्ती करते थे। अब ये देख के इन डेक्कन रीजन पुर्तगीज डिस्ट्रॉय दी हज, ये तो साथ साथ कर ही रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी फोर्सफुली कर रहे हैं। अब यहाँ से ना हज के लिए शिप जाते थे, उस शिप को भी, मुस्लिम शिप को भी, हज में जाने वाले शिप को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पुर्तगीज। इससे देखकर दिल्ली में यह बात जानकर जहांगीर को काफी झटका लगता है, काफी परेशान होते हैं। वॉरियर क्लास मराठा, तो वो शाहजहां को भेजते हैं, ठीक है ना। शाहजहां को भेजते हैं, कहते हैं देखो बेटा, जाओ तुम, ये छोटे छोटे जो स्टेट है इनको अपने अंडर में लो, ठीक है। तो अगर डेक्कन स्टेबल हो जाता है, डेक्कन अपने कब्जे में हो जाता है, तो पुर्तगीज को संभालना आसान होगा। तो शाहजहां को कौन भेजते हैं, तो देखो कहानी एकदम आराम से समझना। तो शाहजहां को भेजते हैं जहांगीर। तो जहांगीर आते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा पावरफुल जो है मुगल है। तो मुगल क्यों पावरफुल है, तो ये ना मार्शल आर्ट जानते हैं। मार्शल आर्ट मतलब सीखे होते हैं, जो राजा से पैसा देते हैं उन्हें सर्विस देते हैं। तो ये तो मार्शल आर्ट है, ये उस सर्विस उसी को देते हैं जो उनको पेमेंट करेगा। तो ये मुलाकात करते हैं मराठा से। मराठा को ये वादा करते हैं कि हम तुमको मेरे तरफ से फाइट करना है, हम तुमको पूना दे देंगे। तो पूना का लालच मराठा को क्यों लगेगा, क्योंकि जो मराठा थे ना पहाड़ों में छुप छुप के रहते थे, छुप के वार करते थे, गोरिल्ला वार उसको बोलते हैं। तो वो पुणे के रीजन में रहते थे। अब पूना मराठा का हो जाएगा तो वो इजिली स्टेबल होके रहेंगे। तो पूना के लालच में वो मुगल का साथ देते हैं। तो मुगल का साथ देते हैं तो इसमें से सारे स्टेट पे कब्जा हो जाता है, लेकिन अहमदनगर पे कब्जा वो मुगल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बड़ी बात है, ठीक है। वो नहीं कर पाते, थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें आता है कि अब यहाँ पे एक राजा रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक राजा रहते हैं अहमदनगर में। तो वो बोलते हैं कि मेरे जिंदे रहते हुए मुगल को तो हम सरेंडर करेंगे नहीं, अहमदनगर, ठीक है। अहमदनगर सरेंडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि उनका बेटा अहमदनगर पे
ठीक है ना। उनका बेटा आएगा, वो खुद सरेंडर कर देगा शाहजहां को। तो अब इधर में टोटल मुगल का रूल एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास भेजता कौन है? जहांगीर को शाहजहां को रियलाइज होता है डेक्कन में मराठा नहीं, कैप्चर नहीं होगा, क्योंकि इधर में मराठा नहीं है। अब एक सुनो, हुआ क्या कि आइडिया लगा के शाहजहां ने कैसे भी करके सारे डेक्कन को अपने कब्जे में कर लिए। इसकी आगे की कहानी अगले लेक्चर में किया जाएगा, ठीक है। और एक बार अच्छे से इसको थोड़ा सा स्टोरी की तरह समझना, ठीक है। कुछ कुछ और भी टर्म बताएंगे, जैसे कि मान लो एक रीजन है, ये छोटा छोटा सबऑर्डिनेट है। तो सबऑर्डिनेट जो है ना, कि मान लो पूरा मुगल है, ये छोटा छोटा उसका सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ के हेड को गवर्नर, प्रोविंस सूबेदार है, सूबे का हेड बोला जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी कंसेप्ट बताते चलेंगे। वही सूबेदारी जो मांगा था ना, तो वो वर्ड आया था, तो वहां का गवर्नर वो लोग बनना चाह रहे थे, जाके टैक्स खुद कलेक्ट कर पाए और उसमें से कुछ पैसा बचे तो जाके किसको दे पाए? मुगल एम्पायर को। तो आगे की कहानी अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी कनेक्टिविटी हम लोग का मैच करेगा, थोड़े से आइडिया लगेगा सिलेबस कवर होने में। और जैसे जैसे 3-4 लेक्चर बनेंगे तो सब आदमी का ट्यूनिंग बैठ जाएगा चीजों को समझने का, कि कैसे लेक्चर कवर होगा। लेक्चर तो देखो, एक्चुअल में क्या है ना, लेक्चर तो कंटेंट रेडी है, अब कुछ ऐड करना रहता है वो करते रहते हैं। लेक्चर तो कंप्लीट होगा, जो भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो तो कंप्लीट होगा, कोशिश पूरी करेंगे कि कंप्लीट हो, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं। और ये पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है अपना एनआईटीएन अब्दुल सलीम, ठीक है। उस और कहाँ से ज्वाइन करोगे तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया रहा है, तो वहां से जाओ ज्वाइन करो, और पीडीएफ वहां पे तुमको मिल जाएगा, आप सबको इसका और इसका रिवीजन करना, ठीक है। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कवर करना। काफी स्टोरी की तरह प्लान करके इसको कवर किया जाएगा, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करें, सॉल्व कर पाए। ऐसे भी थोड़ा सा हिस्ट्री जो होता है ना, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है ना, तो इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। जैसे भी पूरे यूपीएससी का ही सिलेबस वास्ट है, जितना जल्दी से सिलेबस कवर करोगे, थोड़ा सा याद करके पेशेंस कर रख के कवर तो करना पड़ेगा, ठीक है। और एक स्टार्ट किए हो तो एक पूरे प्रॉपर टाइम देकर नोट्स बनाते हुए, चीजों को लिखते हुए कवर करना, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी